तो खबरों से शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की सहयोगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को यूपी के गाजियाबाद में संयुक्त तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी से जब अमेठी छोड़ वायनाड से चुनाव लड़ने का सवाल किया गया तो उन्होंने तंज कसा और इसे बीजेपी वाला सवाल बता दिया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान मुझे अंदाजा हो जाता है कि कुछ सवाल बीजेपी वाले होंगे, लेकिन मैं उन सवालों के जवाब भी देने के लिए तैयार हूं। छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। तो आज राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गाजियाबाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके बाद राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी को घेरा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियम पाठक, ब्यूरो चीफ, लाइव जुड़ गए हैं। प्रियम, अगर बात की जाए जिस तरह से आज गाजियाबाद में दोनों ने, चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, दोनों ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ठीक 19 अप्रैल यानी जब पहले फेज के लिए वोटिंग होनी है उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है साथ में, क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए, बिल्कुल 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है और यूपी की 8 सीटें इस पहले चरण में शामिल हैं। पश्चिम की ये सभी सीटें हैं और इसको लेकर एक तरफ जहां बीजेपी कई महीने पहले से ही जो है प्रचार प्रसार करके अपना माहौल जो है वो तैयार कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो अब कह सकते हैं कि लास्ट की फेज में जाके एक्टिव हुआ है और आज वो आखिरी दिन है जब आप इन सीटों के लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं। शाम 5 बजे के बाद पहले चरण को लेकर जो प्रचार प्रसार है वो भी थम जाएगा। तो आज ये संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई और उसमें साफ तौर से उन्होंने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाते हुए वो नजर आए। जो अमेठी और रायबरेली को लेकर जो सवाल पूछा गया कि रायबरेली से क्या वो चुनाव लड़ेंगे, तो उस पर उन्होंने कहा कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है या जो पार्टी जो आदेश करेगी उसका वो पालन करेंगे और उसके तहत जो है वो पूरा चुनाव जो है वो संपन्न होगा और वो उसी के अनुरूप काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो गुजरात छोड़ के उत्तर प्रदेश में आए चुनाव के लिए, केवल वाराणसी से जाकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, गुजरात को अपना क्षेत्र जहां से वो आते हैं उसको छोड़ा हुआ है। तो इस तरीके की बात भी वो करते नजर आए, लेकिन कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर आप बात करें तो विपक्ष की जो तैयारियां हैं वो काफी नाकाफी जो है वो सबक कह सकते हैं कि वो अभी फिलहाल नजर आ रही है। प्रियम, क्या अमेठी को लेकर कंफ्यूज है राहुल गांधी, क्योंकि अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे? कांग्रेस ने अभी तक अमेठी को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं, ना अमेठी को लेकर, और साथ ही अगर बात की जाए जिस तरह से वायनाड या अमेठी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने टाल दिया सवाल और सीधे यही कहा कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो जो चाहेगा मैं वो करूंगा। बिल्कुल, देखिए, अमेठी के सवाल पर चूंकि अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है और इस बात को लेकर अभी भी संशय बना हुआ कि क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ पर आकर लड़ेंगी चुनाव, कौन आखिर, चूंकि ये पारंपरिक रूप से आप देखें तो ये सीट जो है वो गांधी परिवार की सीट रही है और उस पर लंबे समय तक कांग्रेस का कब्जा भी रहा है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं सवाल बनना है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है, पिछला भी चुनाव हुआ था तो उसके बाद भी उन्होंने राहुल गांधी ने 2 जगह पे चुनाव लड़ा था, वायनाड गए थे, तो वो अब कहीं ना कहीं अभी भी स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। और जब इस पर सवाल राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या वो अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, तो रूस पर वो कहीं ना कहीं गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए और बचते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी भी असमंजस की जो स्थिति है वो कांग्रेस और शीर्ष नेतृत्व के बीच में बनी हुई है अमेठी की सीट को लेकर कि आखिर वहां से किस कैंडिडेट को जो है वो उतारा जाए और कौन वहां से जो है बतौर प्रत्याशी होगा
और क्या वो लड़ते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है गांधी परिवार का कोई भी सदस्य तभी वहां पे लड़ना चाहेगा जब बिल्कुल जीत उसकी सुनिश्चित हो, क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं गांधी परिवार के साथ की बात होगी और कांग्रेस पार्टी के साथ की बात होगी। लंबे समय तक जो सीट उनके कब्जे में रही और वहां से अगर वो लड़ते हैं उसके बाद भी उसको वहां से हारते हैं तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि स्वाभिमान का सवाल भी हो सकता है, और शायद इसीलिए इतना समय कांग्रेस पार्टी को लग रहा है और इसीलिए इतना मंथन किया जा रहा है इस सीट को लेकर कि क्या यहाँ से कांग्रेस जो है गांधी परिवार के किसी सदस्य को उतारेगी या किसी अन्य को उतारेगी। प्रियम, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ अगर बात की जाए जो ये नई जोड़ी सामने आई है राहुल गांधी और अखिलेश यादव, एक बार पहले भी हालांकि साथ में चुनाव लड़ा था, लेकिन अगर 2019 की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, वो कुछ खास कमाल करके दिखा नहीं पाई थी। दोनों गठबंधन में 15 सीटें पर सिमट गए थे, कांग्रेस को एक सीट हाथ लगी थी। अब की बार थोड़ा सा समीकरण बदला है, रणनीति बदली है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ है, वहीं बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है। अब की बार गेम में एआईएमआईएम भी है। किस तरह से इस पूरे यूपी की सियासत को देखें? देखिए, यूपी की सियासत के लिहाज से बात करें तो 80 लोकसभा की सीटें हैं और सबसे अहम इसके लिए उत्तर प्रदेश हो जाता है। जोड़ी की जो आपने बात की थी, 2017 के विधानसभा चुनाव में भी ये जोड़ी एक साथ मैदान में आई थी, लेकिन कुछ खास ऐसा कर नहीं पाए थे जिसको करने को लेकर उनको उम्मीद थी या उनको पूरी कह सकते हैं कि उनकी रणनीति जो उन्होंने जो बनाई थी वो कहीं से इंप्लीमेंट नहीं हुई। 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, बीएसपी के साथ में गए और कहीं ना कहीं गठबंधन का फायदा समाजवादी पार्टी से ज्यादा बीएसपी को मिला था, और उसी के बाद अखिलेश यादव का यह बयान आया था कि समाजवादी पार्टी का वोट जरूर बीएसपी के साथ गया, लेकिन बीएसपी का जो वोट था वो समाजवादी पार्टी को नहीं मिला, और उसके बाद से ये गठबंधन जो था वो अलग हुआ। और अब एक बार फिर जब चुनाव का वक्त आया है, कह सकते हैं, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ में आए हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो जहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर जो है बीजेपी कई महीने पहले से एक्टिव थी, उसके पूरा शीर्ष नेतृत्व हो, यही मैं पूछने भी वाली थी प्रेम कि भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव की तैयारियों में काफी एक्टिव और सक्रिय दिखी, बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हो वो वहां पर पहुंचे, प्रचार प्रसार किया, बाकी खुद कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी थी। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए, इतना कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला, ना ही कोई स्टार प्रचारक यहां पहुंचा। राहुल गांधी की खुद से बात की जाए, एक भी जनसभा नहीं, एक भी रैली नहीं। बिल्कुल प्रिया, देखिए यही बात को मैं कह रहा था कि आप देखें माहौल पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ग्राउंड जीरो पर माइक्रो मैनेजमेंट करने में लगी हुई है और हर जगह पर जनसभा करके, रणनीति बनाकर, बैठकें करके जो है उसके बड़े बड़े जो नेता हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रैलियां जनसभाएं कर चुके हैं, अमित शाह रैलियां कर सकते हैं, जेपी नड्डा कर चुके हैं, यानी जितना भी आप 30 नेतृत्व तो देखेंगे बीजेपी का वो सब लगा हुआ है यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, अन्य जगह पर भी ये स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश की कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली हुई है, 50 से अधिक वो अब तक जनसभाएं कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो कोई भी बड़ा चेहरा ऐसा अब तक नजर नहीं आया, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का, जो उत्तर प्रदेश में आकर जिसने एक भी जनसभाएं करी हो, रोड शो किया। आज जरूर जो है पहली बार जो है वो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो सहारनपुर से जनसभा जो है वो करने जा रही हैं, लेकिन इन सबके बावजूद अगर आप देखें तो अब कितना लेट हो चुका है ये, क्योंकि पहले चरण का चुनाव परसों होना है, आज से प्रचार प्रसार करने जा रहा। उससे पहले आप आकर संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इससे पहले एक भी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी गई, जबकि आप गठबंधन के साथ में आए हैं। आपने कहा कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहीं पर भी एक प्रियंका गांधी भी तब पहुंच रही है जब सहारनपुर में पहले चरण में जो है वोटिंग होनी है और आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। साथ ही प्रियम ये भी जानना चाहेंगे राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश से दूरी की वजह क्या माना जाए? हार का डर जो 2019 में उन्हें एक तरह से स्मृति ईरानी से मिला था? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि यही वजह है शायद कि कांग्रेस पहले से ही वो अपनी हार को स्वीकार कर चुकी कह सकते हैं, या ऐसा उसको लग रहा है कि उसकी जीत यहाँ पर नहीं होने वाली है। जो पोजीशन है कांग्रेस की, जो स्थिति है वो अगर आप देखेंगे, जिस तरीके की एक बॉडी लैंग्वेज देखने को मिलती है पार्टी की, कॉन्फिडेंस जो देखने को मिलता है वो कहीं से नजर नहीं आ रहा, और यही वजह है कि चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हो या फिर कांग्रेस के अन्य नेता हो, उनके अंदर भी इस तरीके का कॉन्फिडेंस देखने को नहीं मिल रहा है कि वो चुनाव में कुछ बेहतर करने वाले हैं। और ये वजह है कहीं ना कहीं इसी का बीजेपी पूरी तरीके से फायदा उठाती हुई नजर आ रही। आज जब पहले चरण के चुनाव का प्रचार प्रसार सामने जा रहा, तब प्रियंका गांधी आखिरी मोमेंट पर आकर जो है वो रैली करने जा रही, जनसभा को संबोधित करेंगी। तो ये सब चीजें अपने आप से कहीं ना कहीं इस और इशारा करती हैं कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है और किस लेवल पर आपने जो है वो तैयारियां करी हुई हैं। तो ये अखिलेश यादव को भी अगर आप देखें तो इससे पहले मैं कुछ दिन पहले वो भी निकले हैं, इससे पहले वो भी कहीं पर जनसभाएं रैलियां जो है वो करते हुए नजर नहीं आए। जबकि बीजेपी के एवज में आप देखें तो चाहे योगी हो, मोदी हो, जेपी नड्डा हो, सभी लोग ताबड़तोड़ जो है वो रैलियां कर रहे हैं। हर एक कह सकते हैं सीट पर जाकर बीजेपी का पूरा प्रयास है कि वहां पर जाकर प्रचार प्रसार किया जाए ताकि माहौल अपने पक्ष में किया जा सके। और यही वजह है
कि बीजेपी को कहा जाता है कि वो हमेशा चुनावी मोड़ में रहती है, लंबे समय से वो चुनाव की तैयारियों में लगी रहती है, और वो साफ तौर पर हमको चुनाव में देखने को भी मिला है कि बीजेपी की तरफ से लगातार जो है वो मेहनत की जा रही है, चाहे बैठकों को लेकर हो, चाहे वो रणनीति बनाने को लेकर हो, चाहे फिर वो प्रचार प्रसार को लेकर हो, जनसभाएं हो, रैलियां हो, हर तरीके से बीजेपी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही ताकि जो जीत है उसको और सुनिश्चित किया जा सके। और बीजेपी का इसीलिए मनोबल भी बढ़ा हुआ है। जो 400 पार का नारा इस बार बीजेपी की तरफ से दिया गया है, 80 बनेगा आधार और 400 इस बार पार, ये योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था कि 80 यानी कि उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वो आधार बनेंगी और तभी जाके 400 का जो आंकड़ा है वो पार होगा। और योगी आदित्यनाथ को अब देखिए केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर सभी जगह पर जाकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। तो बीजेपी किस लेवल पर तैयारी कर रही है और विपक्ष की तैयारियां किस लेवल पर हैं, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल प्रेम, क्योंकि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से ही निकलता है, सबसे बड़ा राज्य सीटों के लिहाज से। ऐसे में काफी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की सियासत, और यही चीज अब देखना होगा जिस तरह से आज साझा मंच पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, देखना होगा कि ये जोड़ी क्या कमाल दिखाने में कामयाब होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से आपको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, आपको वो दिखाते हैं। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रख रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं और चुनाव के बाद होर्डिंग पे जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल। पहले ही ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। मैं सीट्स का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं, जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में नक्सलियों और पुलिस के बीच एक बड़ा मुठभेड़ की खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक पुलिस और नक्सलियों की भीषण मुठभेड़ में नक्सलियों को ही बड़ा नुकसान पहुंचा है और उनका टॉप कमांडर शंकर राव भी मारा गया है। अब तक कुल 29 मारे जा चुके हैं। हालांकि इस एनकाउंटर में 3 जवान भी घायल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के छोटे बेठीड़ थाना क्षेत्र के जंगल में हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने घटनास्थल से ही 5 AK-47 और LMG हथियार भी बरामद किए हैं। वहीं इस एनकाउंटर में एक इंस्पेक्टर समेत 3 जवान घायल हुए हैं। वहीं इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। या तो 3 8 होगी
सास चोरी, किसी होटल चोरी, बड़े हथियार जा चुके और बड़े नक्सली या सरेंडर के या मारे गए। तो हम लोगों ने फर्जी इन्काउंटर नहीं की, हमारे शासन का कोई फर्जी इन्काउंटर नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासन का फर्जी इन्काउंटर होता रहा, गिरफ्तारियां हुई है और फिर से 4 महीने में वो फर्जी इन्काउंटर भी उसमें भी वृद्धि हुई है और फर्जी गिरफ्तारियां भी नक्सली बता के आदिवासियों को बंद करने की लगातार जानकारी आ रही है और यहाँ भी पुलिस के द्वारा आदिवासियों को डराया धमकाया जाने लगा है कि तुमको बड़ा देश में हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। इस प्रकार की धमकियां नवादा जिले में भी सुनने में मिला है। तो आज बहुत सारे लोगों को इस प्रकार से खासकर आदिवासी वर्ग नहीं, दुखद है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी, वो कल कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी है। भाजपा की सरकार में ऐसे भैया ये मतलब जिन जवानों को मैं देखकर आया हूं, क्या फर्जी ढंग से उनको मारा गया है? जितने असला बरामद हुए हैं वो फर्जी हैं, वर्दीधारी सारे हैं वो फर्जी हैं। अब इस तरह से कह के फिर से विषय को बदल देना ये बहुत गलत बात है। और जो भी ऐसे बिंदु हैं, चाहे वो सामाजिक संस्था हो, कोई व्यक्ति हो, कोई विषय हो, जो कुछ भी है, उन सब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार ये बात समझा दें कि आज़ादी के इतने सालों तक अगर बस्तर के किसी गांव में बिजली नहीं पहुंची तो गलती किसकी है? वहां पर पानी नहीं पहुंचा है, आंगनबाड़ी नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, मोबाइल के टावर नहीं है, सड़क उचित नहीं है, तो किसकी गलती है? क्या ये नहीं होना चाहिए? क्या वहां कोई बीमार नहीं होता जिसको सड़क से जल्दी लेकर के शहर की ओर आने की आवश्यकता है? क्या वहां पर बिजली की आवश्यकता नहीं है? क्या वहां पर टीवी देखने की स्वतंत्रता नहीं है लोगों को? क्या चाहते हैं भाई? गुलाम बना के रखना चाहते हैं सबको? ऐसी विचारधारा वालों से मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो उन्नति चाहते हैं उस क्षेत्र का तो हम भी उन्नति चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि जल जंगल जमीन आदिवासियों का है, हम भी मानते हैं कि जल जंगल जमीन आदिवासियों का, उस पर निर्णय करना चाहिए। बंदूक उठा करके क्या होगा? क्या बंदूक की नली से सड़क निकलने वाली है? कि बंदूक की नली से अस्पताल निकलने वाला है? कैसे संभव होगा भैया? बनाना पड़ेगा वो सब, तब जाकर हो पाता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज शुक्ला संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से बीते दिन नक्सलियों और पुलिस बलों के बीच हमने देखा किस तरह से मुठभेड़ हुई कांकेर में, उसके बाद इस पूरी मुठभेड़ में काफी ज्यादा सफलता भी देखने को मिली, हालांकि 3 जवान घायल भी हुए। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत जो है गर्मा गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कई गंभीर सवाल जो है वो खड़े करे हैं, कई आरोप लगाए हैं। मनोज जी आपको बता दे रिया कि कल जो है सुबह से करीब 5 घंटे कांकेर के बस्तर का एरिया पड़ता है। कांकेर जो घोर जंगल से होकर गुजरता है। और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि जो हमारे जवानों ने जितनी वीरता के साथ नक्सलियों से मुठभेड़ किया, उसमें 29 नक्सलियों को मारे जाने की खबर अभी तक प्राप्त हुई है और उनके 100 को बरामद भी कर लिया गया है और अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है। और आपको इसमें एक महत्वपूर्ण बात बताएं, इसमें 15 महिला नक्सली मारी गई है और जिसमें से एक नक्सली महिला 10 लाख की इनामी है और पुरुष में एक शंकर राव वो 25 लाख का इनामी नक्सली भी मारा गया है। और जिसको लेकर अब छत्तीसगढ़ में राजनीति चरम पर पहुंच गई है। और इसके बारे में, राजनीति के बारे में जहां तक बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनाथ गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिल्कुल मनोज, अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कई गंभीर आरोप यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।